भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में झड़प की खबर है। इसके बाद भारत में सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और इसी दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसका मूल्यांकन होना बेहद जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के चीनी प्रेम के कारण ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भारत की जगह चीन को मिली थी। आखिर उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है? इस दावे को सिद्ध करने के लिए जो सबसे पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है वो कांग्रेस लीडर और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इस किताब में एक जगह पर शशि थरूर ने लिखा है कि 1953 में भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता को प्राप्त करने का प्रस्ताव मिला था, जिसे उन्होंने चीन को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले भी इस बात को प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते रहे हैं। तो आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है? सबसे पहली बात तो ये कि इस दावे का सबसे पहला जवाब खुद जवाहरलाल नेहरू ने 27 सितंबर 1955 को पार्लियामेंट में दिया था। डॉक्टर जे.एन. पारेख के सवालों का जवाब देते हुए 27 सितंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि कुछ संदिग्ध संदर्भों का हवाला दिया जा रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव मिला था। इस तरह के दावों में कोई भी सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुआ है। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर किसी भी नए सदस्य को शामिल किया जाना है या उसके स्थान पर किसी नए सदस्य को शामिल करना है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में बदलाव होना, संशोधन होना जरूरी है। इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये जवाहरलाल नेहरू ने 27 सितंबर 1955 को पार्लियामेंट में कहा था। चीन की जगह भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए थी। इस दावे की पोल कुछ और भी तथ्य खोल सकते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में हुआ था, तब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के अंतर्गत इसके 5 स्थायी सदस्य बनाए गए थे। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसका प्रतिनिधित्व अब रूस करता है, और चीन में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी क्रांति सफल हो गई और चीन की राष्ट्रवादी सरकार को फार्मोसा द्वीप, जिसको आज हम ताइवान के नाम से जानते हैं, वहां पर शरण लेनी पड़ी। 1971 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का प्रतिनिधित्व यही राष्ट्रवादी सरकार, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जानते थे, यही करती थी। अल्बानिया के प्रस्ताव के माध्यम से 25 अक्टूबर 1971 के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रतिनिधित्व रिपब्लिक ऑफ चाइना से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास पहुंचा, यानी मेनलैंड चाइना के पास। तो किसी भी नए सदस्य को शामिल करने या पुराने सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का इस बीच कहीं कोई सवाल ही नहीं था। तो भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने का सवाल ही कहां उठता। साथ ही ये बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थायी सदस्यता का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन किया था, लेकिन उसको आप 1950 के दशक की परिस्थितियों के अनुसार ही मूल्यांकित कर सकते हैं, न कि आज की परिस्थितियों के अनुसार। जवाहरलाल नेहरू को इतिहास का बहुत अच्छा ज्ञान था। 1945 और 50 के दशक में विश्व 2 विश्व युद्धों से बाहर आया था। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के होने के सबसे प्रमुख कारणों में ये बात शामिल थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जर्मनी को लगातार युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उसको अकोमोडेट नहीं किया गया। यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित होने वाले लीग ऑफ नेशंस में भी जर्मनी को 1926 में ब्रिटेन के प्रयासों के बाद शामिल किया गया और उसके बाद 1929 में आए आर्थिक मंदी के बाद ये प्रयास भी, इन प्रयासों का महत्व भी लगातार सिकुड़ता चला गया। जवाहरलाल नेहरू को इस बात का इल्म था कि किसी भी महत्वपूर्ण देश को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच से बाहर रखते हैं तो समय के साथ वो देश बहुत आक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। पूर्वी एशिया में चीन एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था और अगर नेहरू का ये मानना था कि अगर समय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में चीन को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो ऐसा चीन भारत के लिए ज्यादा खतरनाक
और ज्यादा आक्रामक साबित हो सकता है। हो सकता है कि नेहरू के इस मूल्यांकन में कोई गलती रही हो, जो 1962 में सिद्ध भी हुई कि इस मूल्यांकन में कहीं ना कोई गलती थी। लेकिन नेहरू की इसके पीछे जो सोच थी वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सही समझ ही थी, जिसमें वो किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अकोमोडेट करने का विचार रखते थे। और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था, क्योंकि पूर्वी एशिया में एक महत्वपूर्ण राष्ट्र होने के कारण चीन को आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर नहीं रख सकते। उसका उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर रखने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दुनिया देख चुकी थी। नेहरू इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहते थे। इसलिए 1950 के दशक में जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता के लिए चीन का समर्थन क्यों किया, यह 1950 की परिस्थितियों के अनुसार ही मूल्यांकित होना चाहिए, न कि 2010-2020 की परिस्थितियों के अनुसार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।